हेलो स्टूडेंट, इस केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज इस क्लास में हम जो है क्लास 12 का जो यूपी बोर्ड 2023 का जो पेपर हुआ था उस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इसी के आधार पर आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर जो आता है वो किस तरीके का होता है और उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किस किस प्रकार के होते हैं। इन सभी के बारे में पेपर के माध्यम से जानकारी आपको मिल जाएगी और जब एक पेपर आप पूरा सॉल्व देख लेंगे या एक पेपर का मॉडल आपके सामने आ जाएगा तो समझ लीजिए ऐसे ही पेपर आपको 2024 में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। पेपर बहुत अच्छा है। देखिए ये हमारे पास 2023 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर है और यह 347 सीबी इसका कोड है जो आपको दिख रहा होगा, बगल जो है लगा हुआ है। तो ये पेपर है। इस पेपर में हम समय जो दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का ये आपका समय है और इसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब इसमें निर्देश भी दिया गया है, निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका पूर्णांक जो है 70 नंबर का है। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो जाएंगे और 70 नंबर का पेपर होगा और कुल मिला के ये आपके जो है पेपर जो है पूरा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो होता है वो 100 नंबर का 100 नंबर का यूपी बोर्ड का पेपर होता है। तो अब इसमें 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के निर्धारित है और 70 नंबर आपके जो है थ्योरी के हो जाएंगे। अब इसमें निर्देश दिया गया है। निर्देश में सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित है उनके समक्ष दिए गए जो भी प्रश्न है सब सारे प्रश्न करने हैं और इसमें जो है आपको उसके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है सामने जो है उसके बगल लिखा होगा। और गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त दीजिए। अगर कोई कैलकुलेशनात्मक जो है प्रश्न है तो उसकी पूरी गणना करके आपको बताना है। जितना विस्तृत करके उत्तर आपको देना है उतना लगभग जो है उत्तर आपको प्रासंगिक करके देना है। आगे लिखा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी जिस क्वेश्चन में आपको रासायनिक समीकरण देने की आवश्यकता हो वहां पर आप रासायनिक समीकरण देकर के भी उत्तर को दीजिए। तो ये तो दिया है। पेपर आपका जो आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा होगा, यानी हिंदी मीडियम वाले को भी वही पेपर मिलेगा और इंग्लिश मीडियम वाले को भी पेपर मिलेगा। अगर आपको हिंदी में कम समझ में आए तो इंग्लिश वाला पोर्शन देख सकते हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को थोड़ा अगर समझ में कम आता है तो हिंदी वाला देख करके अपना समझ सकते हैं, लेकिन जो आपका लैंग्वेज हो उसी के अनुसार आपको पेपर कॉपी पे लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है दिया गया है का खा गा घा अंगा चा। 6 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय है, यानी पहले में 6 पार्ट दिया है का खा गा घा करके और ये विकल्प के रूप में है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल की संरचना है इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का जो विकल्प दिया गया है काय केंद्रित, फलक केंद्रित, आर्थोरोम्बिक और चतुष्कोणीय। देखिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर हम बात करते हैं तो पूरा पेपर जो है बहुत समय जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रयास करेंगे जितना होगा उतना ही आवश्यकता अनुसार ही बताएंगे। देखिए इसमें जो पहले का विकल्प होगा कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है तो ये का जो विकल्प होगा सेकंड वाला होगा फलक केंद्रित घन, जिसे एफसीसी के नाम से जानते हैं। ये का दूसरा विकल्प होगा। अगर हम खा की बात करें, खा क्वेश्चन है Fe2O3 × XH2O के कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। तो देखिए इसमें जो Fe2O3 × XH2O के कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, देखिए ये Fe2O3 है तो इसमें भी सेकंड वाला सही होगा, यानी धनात्मक, यानी जो कोलाइडी कणों पर आवेश होगा वो धनात्मक आवेश होगा। चलिए खा के बाद गा वाला देख लेते हैं। साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र है, पर जो सल्फर का अणुसूत्र होता है वो चौथा विकल्प जो सही है वो S8 होता है, यानी सिंपल टेम्परेचर पर जो सल्फर का अणुसूत्र होता है S8 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घा वाला खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस है, यानी जितने भी आपके जैसे नमकीन है, कुरकुरे है, जो भी चीजें खाद्य पदार्थ होते हैं वही लिखा है खाद्य पदार्थ पैकेट में प्रयुक्त गैस है, यानी कौन सी गैस जो है प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें जो है ये तीसरा विकल्प सही है N2, यानी खाद्य पदार्थों के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिससे कारण जो है जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है जल्दी खराब नहीं होता। चलिए अगर अगला देखते हैं।
विशिष्ट चालकता का मात्रक है। देखिए विशिष्ट चालकता कहिए चाहे विशिष्ट चालकत्व कहिए, बात एक ही है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक है, विकल्प दिया है ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकंड वाला है ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर सेमी -2 और मोल इनवर्स ये दिया है। तीसरा विकल्प है ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल स्क्वायर। चौथा है ओम सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ये जो विकल्प है इसमें पहला वाला ही विकल्प सही है, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, पहला विकल्प सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स सब्सटेंस नहीं है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। इसमें दिया है सोडियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड ये भी आयनित होगा, अमोनियम नाइट्रेट ये भी आयनित होगा, नाइट्रिक अम्ल ये भी आयनित होगा। तो सेकेंड वाला जो है यूरिया, देखिए यूरिया जल में घोलने पर ये आवेशित नहीं होगा, इसीलिए वैद्युत अपघट्य का जो पदार्थ नहीं, वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में आयनित होते हैं। तो देखिए विकल्प वाले जो है का, खा, गा, घा, चा, ये आपके 6 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का था। तो ये विकल्प वाले ये क्वेश्चन हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का। देखिए आपको दिख रहा होगा दूसरे का। दो रागी तथा दो विरागी कोलाइडों के नाम लिखिए। इसमें आपके दो रागी यानी दो रागी विरागी, देखिए द्रव स्नेही कोलाइड, रागी को द्रव स्नेही कोलाइड बोलते हैं और विरागी को द्रव विरोधी कोलाइड बोलते हैं। तो दो रागी और दो विरागी यानी दो द्रव स्नेही कोलाइड तथा दो द्रव विरोधी कोलाइडों के नाम लिखने हैं। द्रव स्नेही कोलाइड जिसे रागी कहा गया है, गोंद पहला हो गया। दूसरा है जिलेटिन, लिखना चाहो तीसरा तो अगार, ये द्रव स्नेही कोलाइड है। इसी तरीके से द्रव विरोधी कोलाइड जिसे कहा गया है विरागी। तो विरागी कोलाइड में आपके जो एग्जाम्पल होगा, पहला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं पेंट और दूसरा एग्जाम्पल वार्निश और तीसरा आप दे सकते हैं FeOH का होल थ्राइस का कोलाइडी विलेन। तो ये जो है द्रव विरोधी कोलाइड है और ये जो है द्रव स्नेही कोलाइड है, ये पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दूसरे के खा में दिया है हार्डी सूल्जे नियम का उल्लेख कीजिए, यानी इसमें आपको हार्डी सूल्जे का नियम बताना है। इस नियम के अनुसार अगर देखा जाए, पहली कंडीशन है, पहली शर्त, किसी कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण करने में विद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावित होता है जिस पर कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश होता है। यानी पहली कंडीशन है कि किसी कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण करने में विद्युत अपघट्य का वह आयन प्रभावित होता है जिस पर कोलाइडी कणों से विपरीत आवेश होता है। अब दूसरा शब्द क्या है, प्रभावी आयन की संयोजकता बढ़ने से प्रभावित
आयन की स्कंदन शक्ति बढ़ती है। प्रभावी आयन की संयोजकता बढ़ने से प्रभावित आयन की स्कंदन शक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे प्रभावी आयन की संयोजकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रभावित आयन की स्कंदन शक्ति भी बढ़ती जाती है। तो ये जो है हार्डी-सूल्जे का नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गा प्रतिप्रासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें जो है प्रतिप्रासरण के बारे में पूछा गया है। देखिए दूसरे का गा प्रतिप्रासरण को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो प्रतिप्रासरण को उदाहरण सहित देखिए, विलायक एवं विलयन। देखिए कोई भी विलयन होता है तो इसमें विलायक और विलय होते हैं, तो वही कहा गया विलायक एवं विलयन को, चाहे विलायक और पूरे विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग कर विलयन पर अधिक दाब लगाकर, यानी विलायक हो और विलयन हो दोनों को हम एक अर्धपारगम झिल्ली से अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद जो है विलयन पर अधिक दाब लगाकर, यानी फिर विलयन पर ही दाब लगाएंगे ना कि विलायक पर, विलयन पर अधिक दाब लगाकर विलायक के अणुओं का विलयन से विलायक की ओर जाना प्रतिप्रासरण कहलाता है। यानी जो विलायक के अणु होते हैं वो विलयन से विलायक की ओर, यानी वो जो विलायक के अणु होते हैं वो विलयन में से विलायक की ओर ही जो है गत करते हैं, उनका गति करना है प्रतिप्रासरण कहलाता है। प्रासरण के विपरीत होता है इसलिए इसको प्रतिप्रासरण कहा गया है। अब ऐसे इसका जो एग्जाम्पल है, इसका उपयोग समुद्री पानी, जो समुद्री पानी होते हैं उसको पीने योग्य बनाने में जो है प्रतिप्रासरण का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है दूसरे का गा था। दूसरे का घा, इसमें ये देखिए ये भी 2 नंबर का है लेकिन इसमें 1 2 यानी 2 कर दिया गया है। तो इसमें पहला जो है बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। दूसरे का घा का पहला के बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, देखिए बेंजल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है ये है बेंजीन और इस पर लगा है CHO, तो ये बेंजल्डिहाइड है। इसका जब नाइट्रीकरण कराएंगे HNO3, तो HNO3 जब कराएंगे तो ये जो बनेगा ये तो CHO होगा और यहाँ पर जो है NO2 लगेगा और साथ में इसका OH और H के साथ जो है H2O बना निकल जाएगा। देखिए इसमें ये HNO3 जो है ये OH नेगेटिव चार्ज और NO2 प्लस चार्ज। ध्यान देखिए भाई कितने, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया, तो OH नेगेटिव चार्ज और NO2 प्लस चार्ज। तो ये NO2 प्लस चार्ज जो होता है वो नाइट्रोनियम आयन होता है। कौन सा आयन होता है? नाइट्रोनियम आयन होता है, इसको नाइट्रोनियम आयन कहा जाता है। देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल प्रयुक्त होगा वो नाइट्रोनियम आयन जो है प्रयुक्त होता है। अब ये दूसरा हम देखते हैं। क्वेश्चन है एक डाइसैकराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखे। इन डाइसैकराइड का एक नाम लिखना है तथा इसका अणुसूत्र लिखना है। देखिए डाइसैकराइड वे सैकराइड होते हैं जो जल में वियोजित होने के बाद 2 सरल मोनोसैकराइड देते हैं। तो एक डाइसैकराइड होगा 2 सरल मोनोसैकराइड में देते हैं। जैसे डाइसैकराइड का नाम अगर देखा जाए, देखिए सुक्रोज सब लोग जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है C12H22O11, ये सुक्रोज है जिसे हम चीनी बोलते हैं। तो सुक्रोज जो है यह एक प्रकार का डाइसैकराइड है। भाई सुक्रोज डाइसैकराइड है, इसका जो फार्मूला होगा C12H22O11। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे का ये 2 नंबर का है। उपसह संयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी उपसह संयोजन यौगिक और डबल सॉल्ट द्विक लवण में अंतर बताना है। चलिए हम बात करते हैं कि द्विक लवण तथा उपसह संयोजक यौगिकों में अंतर बताना है। तो देखिए अंतर में सबसे पहला अंतर है कि द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं जबकि विलयन में अपने अपने अवयवों में विघटित हो जाते हैं। देखिए जो डबल सॉल्ट होते हैं ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं लेकिन जैसे इनको जल में घोला जाता है ये अपने अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण है फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 224H2O। इसमें अगर इसको जल में घोलते हैं तो 2K प्लस 4 प्लस 3Al3 प्लस 4 प्लस 4SO4 2 नेगेटिव चार्ज में विघटित हो जाते हैं, यानी अपने अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं।
जबकि अगर हम उपसहसंयोजी यौगिकों की बात करें तो उपसहसंयोजी यौगिक ये ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यानी उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं ये ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, साथ में जल में घोलने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो K4 का होल 6 ये एक उपसहसंयोजी यौगिक है। अब इसको अगर हम जल में घोलते हैं तो 4K+4 और प्लस FeCl का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज यानी दो आयनों में विघटित हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इनके विलयन का गुण अवयवी आयनों के गुण होते हैं। यानी जो द्विक लवण होते हैं ये जब जल में आयनित हो जाते हैं तो अलग अलग जितने भी इनके आयन होते हैं वही जो यानी जो मिला करके हम डबल सॉल्ट बनाए रहते हैं द्विक लवण, वही गुण जो है वो विलयन में वियोजित होने के बाद भी वही गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी इसमें नया गुण वाला जो है यौगिक देखने को, ये आयनों में जब विघटित होते हैं तो ये अपने अपने जो मिलाए हुए गुण होते हैं उन्हीं गुणों का व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर हम जटिल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिकों की बात करें तो इनका जो गुण होता है वो जो मिलाए गए यौगिक होते हैं उनके गुणों से अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी इनका गुण जो होता है नए गुण वाले होते हैं, यानी पुराने गुणों से भिन्न प्रदर्शित करते हैं। अगला है द्विक लवणों में धातुएं अपनी सामान्य संयोजकता को प्रदर्शित करती है। देखिए डबल सॉल्ट होते हैं, इनके जो गुण जो संयोजकता होती है वो जो मिलाए गए एलिमेंट्स होते हैं यौगिक होते हैं उन्हीं की संयोजकता, यानी जितनी धातु की जितनी संयोजकता होती है उतनी ही संयोजकता जो है प्रदर्शित करते हैं, कम ज्यादा प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम उपसहसंयोजन यौगिक की बात करें तो ये इनकी संयोजकता जो धातु की संयोजकता जितनी होती है उससे अधिक भी ये हो सकते हैं। यानी उससे ज्यादा भी संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं या उतना ही कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये लिखा जटिल यौगिक संयोजकता धातु की सामान्य संयोजकता से भी अधिक हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का खा, ये भी 2 नंबर का है। NiCl का होल 2 नेगेटिव चार्ज में Ni पर संकरण समझाइए, यानी इस पर कौन सा संकरण है इसको बताना है। चलिए हम बात करते हैं NiCl का होल 4 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है में Ni, देखिए हमें Ni पर संकरण बताना है। देखिए आप जानते हैं Ni निकिल जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 28 होता है। इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 3D8 4s2 ये इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा। आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 5 कक्षक होते हैं और एक एक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें है। और s में एक कक्षक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p जो है खाली है। अगर इसके हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें यानी Ni, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 नेगेटिव चार्ज, अगर इसको देखा जाए तो Ni की जो ऑक्सीकरण संख्या बनेगा, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे Ni की ऑक्सीकरण संख्या की तो Ni का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, देखिए Cl का -1 होता है भाई, Ni का निकालना है और Cl का -1 होता है और ये 4 है ही है और बराबर 2 नेगेटिव चार्ज -2, तो ये आ जाएगा x -4 बराबर -2 या x बराबर -2 + 4 या x बराबर +2, यानी Ni की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +2 होगी। तो यहाँ पे Ni2 + चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये 3D8 होगा और 4s 0 होगा और फिर 4p ये जो होगा ये भी 0 होगा। इसका जो एनर्जी डायग्राम बनेगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 3D8 और फिर एक इसका बन जाएगा 4s0 और p वाला ये 3 बन जाएगा 4p0। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। Cl जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो Cl स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये इसमें आ जाएगा और इसका जो 1 2 3 4 5 ये इसमें आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये खाली हो जाएगा और एक ये p हो जाएगा, यस और ये p। तो कहने मतलब कितना है 4 है, तो 1 2 3 4, एक Cl का ये हो जाएगा और दूसरे Cl का ये आ जाएगा और तीसरा Cl जो है ये हो जाएगा और चौथा Cl ये हो जाएगा। यानी इसको डॉटेड द्वारा दिखाते हैं
तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन में अगर देखा जाए तो एक तो डी हो गया और दूसरा एस हो गया और पी वाला 2 हुआ है, तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका बनेगा। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा ये Ni हो जाएगा और इसका डायग्राम जो होगा इस तरीके से, यहाँ पे CN हो जाएगा, यहाँ पे CN होगा, यहाँ पे CN होगा और यहाँ पे CN, और ये सब जो है उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP भाई 4 है तो ये 2p हो जाएगा, एक s हो जाएगा, एक d हो जाएगा, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका आएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का गा प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखना है, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल यानी हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयुकाल का फार्मूला देना है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अगर हम प्रथम कोट की अभिक्रिया की बात करें, प्रथम कोट की अभिक्रिया ये T जो होता है इसको 1/2 T हाफ लिखा जाता है प्रथम कोट की अभिक्रिया, यानी जब T हाफ होगा तो A माइनस एक्स जो होगा A/2 हो जाएगा। तब समीकरण जो बनेगा T बराबर होता है 2.303 अपान K लॉग A माइनस एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का समीकरण है। अब अगर हम T के स्थान पे T 1/2 रखते हैं तो 2.303 ये K तो रहेगा ही रहेगा, लॉग A तो रहेगा, A माइनस एक्स के स्थान पे A/2 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 2.303 K, और ये देखिए ये 2 ऊपर आ जाएगा और A से कट जाएगा तो ये log 2 आएगा। अगर हम बात करें log 2 की वैल्यू की तो log 2 का मान जो होता है log बेस 10 2 बराबर होता है 0.3010, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी T 1/2 बराबर 2.303 गुणे 0.3010 अपान ये K आएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे T 1/2 तो ये दोनों आ जाएगा 0.693 अपान K, ये जो है T हाफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। T हाफ बराबर 0.693 अपान K जो है होता है। तो यही लिखा है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र लिखे, तो अर्धायुकाल का सूत्र जो है यही होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे का घ। क्वेश्चन है K4FeCl का होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात करना है, यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है तथा इसका समन्वय संख्या क्या होता है। K4FeCl का होल 6, इसको सबसे पहले हम डिसॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4K प्लस चार्ज प्लस FeCl का होल 6 और ये बनेगा 4 नेगेटिव चार्ज, ये इतना बनेगा। तो अब यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है तो ये हो जाएगा FeCl का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज। देखिए Fe का x मानेंगे और 6 Cl का -1 होता है और ये -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -6 इक्वल -4 और ये x इक्वल -4, ये इधर आएगा +6 होगा और ये यहाँ पे 6 4 निकल जाएगा, 4 2 6 +2, यानी Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो निकल के आएगा ये +2 होगा। और दूसरा क्या पूछा गया है, समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या जो होता है, देखिए जितनी उपसहसंयोजन संख्या होती है किसी भी उपसहसंयोजी यौगिकों में, जितनी उपसहसंयोजी उपसहसंयोजन संख्या होती है वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहते हैं। तो अगर हम इस फार्मूले की बात करें K4FeCl का होल 6 में, तो Cl जो है ये उपसहसंयोजी संख्या है, कितना है 6 है, तो 6 होने के कारण Fe की जो समन्वय संख्या होगी वो 6 होगी, यानी Fe की
समन्वय संख्या जो होगी वो 6 होगी। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है का, ये भी जो है का खा गा घा 4 खंडों में बटा हुआ है, यानी इसमें 4 बनाए गए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर का लगभग दिया गया है, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अभी तक 2-2 नंबर का था, अब 3 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है चौथे का प्रथम कोट की अपक्रिया में 10 मिनट पश्चात प्रथम कोट की अपक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है, यानी प्रारंभिक सांद्रता का 99% जो है ये 100 मिनट के बाद विघटित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। देखते हैं ये चौथे का है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, वैल्यू रख दीजिए। t बराबर 100 मिनट दिया गया है। आप जानते हैं k बराबर 2.303 t log बेस 10 a अपान a माइनस x होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। k बराबर 2.303, अब की वैल्यू 100 हो जाएगा और log बेस 10 a को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे a माइनस 99% पूर्ण हो रहा है तो परसेंट में है इसलिए 100 कर देंगे। तो और अगर सॉल्व करेंगे k बराबर 2.303 अपान 100 log बेस 10, देखिए ये a तो ऊपर रहेगा, इन दोनों में एक कॉमन हो जाएगा 1 माइनस इसको 0.99 आएगा भाई, a कॉमन हो जाएगा, 99 से भाग दोगे तो 0.9 आएगा, a से a कट जाएगा तो ये k बराबर 2.303 अपान 100 log बेस 10। देखिए 1 ये रहेगा ही रहेगा और 1 में से इतना घटाओगे तो 0.01 इतना जो है बचेगा, दशमलव हटाओगे तो 0 ऊपर लगेगा भाई, दशमलव हटाओगे तो ये आ जाएगा 100। देखिए ये हो जाएगा k बराबर 2.303 अपान 100 ये log बेस 10। देखिए ये 100 आ जाएगा भाई, 100 होगा, 100 को लिख सकते हो 10 की घाते 2, तो ये बन जाएगा k बराबर 2.303 अपान 100 भाई, ये 2 आ जाएगा ऊपर, आगे आ जाएगा 2 log बेस 10 और ये 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये k बराबर 2.303 100 और ये मल्टीप्लाई में 2 आएगा, इसको आप 50 आ जाएगा तो इसको आप इतने से इतने में भाग दे दीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.303 अपान 50, दशमलव लगाओगे 1 2 3 बराबर हो जाएगा 2303 और ये 50 1 2 3। इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 0.046, ये k की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से t की वैल्यू दी गई है और a की वैल्यू a माइनस x जो दिया गया है, इसको 99% है, परसेंट को आप जो है 99 a करके 100 कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करोगे इतना आएगा, a कॉमन ले लीजिएगा तो वहां यहाँ पे 1 बचेगा और उसको घटा देना, जो आएगा फिर दशमलव हटा देना भाई, ऊपर दशमलव लगा के दोनों को बराबर कर लेना, ये आ जाएगा 100 को 10 का वर्ग लिख सकते हो, ये 2 log इसको लिख सकते हो 2 log 10 और log 10 की वैल्यू जो होती है 1 होता है, ये बेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, बेस हमेशा लगा रहता है, log बेस बोला जाता है और log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यही 2 बचेगा, 2 से काट देना, यहाँ पे 50 आएगा, 50 का जो है दशमलव ऊपर से बराबर करके बराबर कर लेना और इससे भाग दे देना, इतना आंसर आ जाएगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन चौथे का खा है, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी अर्थ स्पष्ट करना है। पहला दिया है चालकत्व और दूसरा दिया है सेल नियतांक, इन दोनों का अर्थ बताना है। चालकत्व क्या होते हैं और सेल नियतांक क्या होते हैं, 1.5 नंबर का है। सबसे पहले हम पहले की बात करेंगे, चालकत्व। चौथे में पहला है चालकत्व, चौथे का खा जो है इसमें पहला है चालकत्व। तो किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है, यानी चालक का जो प्रतिरोध R होता है उसका जो व्युत्क्रम होता है चालकत्व कहलाता है, यानी G बराबर इसको 1/R लिखा जाता है और जहां R चालक का प्रतिरोध है। अगला है
खा का दूसरा सेल स्थिरांक, यानी किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यदि कोई सेल है तो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक L/A होता है। सेल स्थिरांक को हम L/A लिखा जाता है, या K बराबर G गुणे सेल स्थिरांक। अब K क्या है? कापा, इसको कापा K बोलते हैं। K जो है विशिष्ट चालकत्व है और G जो होता है ये चालकत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है चौथे का गा। सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है, यानी क्वेश्चन है सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। इसके एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना करना है, यानी सिल्वर का घनत्व ज्ञात करना है। Ag का परमाणु भार दिया गया है 108, तो इसको सॉल्व करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। देखिए इसको कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है देखिए कोर की लंबाई दी गई है, कितना दिया गया है 408.6 pm दिया है, तो 4.86 pm को हम जो है मीटर में चेंज करेंगे, तो 408.6 गुणे 10⁻12 मीटर होगा। देखो पिकोमीटर था, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। अब चांदी का परमाणु द्रव्यमान जो होता है m बराबर 107.9 ग्राम मोल इनवर्स, ये जो है इसका द्रव्यमान चांदी का होता है। तो चाहे उसको रखिए चाहे इसको रखिए, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे 107 ही रख रहे हैं। अवोगाद्रो संख्या यानी की जो वैल्यू होती है 6.023 गुणे 10⁻23 मोल इनवर्स होता है, ये अवोगाद्रो संख्या है। अब सिल्वर का घनत्व चांदी का घनत्व ज्ञात करना है, तो घनत्व बराबर होता है Z मल्टीप्लाई M AQ/AQ मल्टीप्लाई Na। Z क्या होता है? Z देखिए ये इसकी जो संरचना बताया गया है सीसीपी जालक, तो सीसीपी जालक के लिए Z की वैल्यू जो होती है वो 4 होती है। सीसीपी जालक के लिए Z की वैल्यू 4 होती है और ये 107.9 ये जो है M का मान हो गया। और AQ इसमें ये कोर की लंबाई है, तो 408.6 गुणे 10⁻12। अब चूंकि क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब होने के कारण हमने क्यूब कर दिया और Na की वैल्यू हमने रख दिया। इसको आप 3 बार आपस में बगल बगल लिख करके गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद फिर जो आएगा इन दोनों को गुणा करके और इसको गुणा करके सॉल्व करोगे तो इसका जो घनत्व निकल के आ जाएगा 10.5 ग्राम सेमी माइनस पावर जो है सेमी की पावर -3 जो है निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं चौथे का घ। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया और भार दिया है 60 के 5% W/B जलीय विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात करना है। R बराबर दिया है 0.0821 लीटर वायुमंडल के केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये जो है दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल है और ये भी 3 नंबर का है। देखिए बड़ा आसान है, 3 नंबर का है। देखिए यहाँ पे जो T दिए गए हैं 27 डिग्री सेल्सियस को हम 273 में कन्वर्ट करेंगे और फिर 273 इसमें ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, तो ये 300 केल्विन आ जाएगा। यूरिया का M जो अणुभार होता है वो 60 होता है। W इसमें दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है कि W/V, तो W/V 5% दिया गया है। 5% दिया गया है, 5% मतलब 100 ml में आयतन दिया है ना, तो 100 ml हो जाएगा और 5 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे W का मात्रा 5 ग्राम और आयतन 100 ml, हमें चूंकि लीटर में रखना है तो 100/1000 ये आ जाएगा 0.1 लीटर आ जाएगा। फार्मूला Pv बराबर nRT, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई V और N R को S से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर T ही रहेगा। आप ऐसे भी ले सकते हो ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ये B नीचे आएगा, P बराबर N/V RT और P बराबर W। देखिए N बराबर होता है W/V, तो यहाँ N बराबर होता है W/M होता है। N बराबर मोलों की संख्या जो होती है N/M होता है, यानी विलय के भार बटा अणु भार, विलय का अणु भार। तो ये W/M और ये V रहेगा ही रहे, RT हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे। W की वैल्यू 5 हो जाएगी, M की वैल्यू 60 और V आयतन हो जाएगा और ये R की वैल्यू है, इसे S कहिए चाहे R कहिए, 0.0821 होता है और ये 300 टेम्परेचर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, देखिए इससे ये कट गया 12×5 = 60 और फिर जो है इतना आएगा, ये यहाँ हो जाएगा ये, और ये नीचे जो है इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव हट जाएगा, इतना आएगा। इसको आप काट दीजिएगा, काटने के बाद 1.847 ये प्रेशर है वायुमंडल में जो है ज्ञात किया